नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। इस वक्त लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि ओम प्रकाश राजभर को वाई श्रेणी की सुरक्षा जो है वो मिलती नजर आई है, जिसमें 16 पुलिस कर्मी उनके साथ तैनात रहेंगे। शासन के आदेश पर ये सुरक्षा व्यवस्था दी गई है और गाजीपुर पुलिस ने ये सुरक्षा व्यवस्था दी है। और साथ ही साथ ये बड़ी खबर है जहां पर ओम प्रकाश राजभर को वाई कैटेगरी की श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी, जिसमें 16 पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा। शासन ने आदेश पारित करा और गाजीपुर पुलिस अधीक्षक ने इसको तुरंत कार्रवाई में लाया और साथ ही साथ बड़े पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा जो है वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और प्रशासनिक अधिकारी ओम प्रकाश राजभर की सुरक्षा को उठाते हुए नजर आएंगे और 16 जवान जो है उनको सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी और एसबीपीसी के ये गठबंधन का नतीजा है, जहां पर ओम प्रकाश राजभर को वाई श्रेणी की सुरक्षा जो है वो मिलती हुई नजर आ रही। राजभर की सुरक्षा में 16 पुलिसकर्मी तैनात होंगे और इससे पहले भी ओम प्रकाश राजभर जो है वो सुरक्षा की मांग करते हुए नजर आ रहे थे। उधर उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की सुबहसपा के बीच नाम भर का ही गठबंधन रह गया है, लेकिन अब दोनों के बीच जुबानी जंग जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही। गठबंधन में होते हुए भी सुबहसपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ खुलकर बैटिंग शुरू कर दी है और सूर्यदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अपने साथी दल समाजवादी पार्टी पर मुस्लिम समाज का भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाकर उनका वोट लेने और उनका हक नहीं देने का सीधे तौर पर आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दो पक्षों के बीच में जमकर पत्थरबाजी हुई है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के ऊपर जमकर पत्थर बरसाए हैं और मारपीट और पत्थरबाजी का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये पूरा खूनी संघर्ष है जो लगातार होता जा रहा है और इसको लेकर पुलिस जो है वो कार्रवाई करती हुई नजर आई। धर्मपुरा का ये पूरा वीडियो बताया जा रहा है और डिबई कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बनता है, जहां पर मारपीट और पत्थरबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ और ये जो खूनी संघर्ष है इसमें काफी लोग जख्मी होते हुए भी नजर आए। बुलंदशहर से ये बड़ी खबर, जहां पर दो पक्ष जमकर आमने सामने आए और दोनों पक्षों ने एक दूसरे के ऊपर पत्थर से हमला किया है और इसमें काफी खूनी संघर्ष में कई लोग घायल हुए। डिबई कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला है और टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से एक दूसरे के ऊपर ये वो लोग थे जो पत्थर बरसाते हुए नजर आ रहे थे और पुलिस ने अब हस्तक्षेप किया है और आगे की कार्रवाई अब पुलिस करती हुई नजर आएगी। उधर संभल में शिक्षा विभाग की एक बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आई है। अधिकांश सरकारी स्कूलों में किताबों का वितरण नहीं होने के कारण स्कूल आने वाले बच्चे पुरानी किताबों से पढ़ने को मजबूर होते हुए नजर आते हैं। मामला सामने आने के बाद असमोली विधानसभा की विधायक पिंकी यादव ने बेसिक शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर बच्चों को जल्द से जल्द किताबें उपलब्ध कराने के लिए कहा है। शिक्षा विभाग की एक बड़ी लापरवाही निकलकर यहां पर सामने आ रही है। संभल का यह पूरा मामला है जहां पर शिक्षा व्यवस्था के साथ लगातार खिलवाड़ होता हुआ नजर आ रहा है।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से इस वक्त एक बड़ी खबर है। डॉक्टर संजय निषाद ने कई ट्रांसफर जो है वो निरस्त कर दिए और संजय निषाद ने विभाग में कई ट्रांसफर जो हुए थे उनको रद्द किया। ट्रांसफर में खेल की आशंका से किए गए रद्द ट्रांसफर पॉलिसी के अनुसार हो रहे हैं और लगातार आपको बताएं कि तबादले जो है वो रद्द करते हुए डॉक्टर संजय निषाद नजर आए। उन्होंने कई ट्रांसफरों को रद्द किया। संजय निषाद विभाग के कई ट्रांसफर रद्द कर चुके हैं और खेल की आशंका से ये ट्रांसफर रद्द किए गए। ट्रांसफर पॉलिसी के अनुसार तबादले हों, संजय निषाद ने कहा और लगातार इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि जो ट्रांसफर में जो सामान्यता है वो होनी चाहिए और एक सही तरीके से ट्रांसफर होना चाहिए और उसी को लेकर संजय निषाद अब ये ट्रांसफर रद्द करते हुए नजर आए हैं और ट्रांसफर पॉलिसी से ये तबादले होने चाहिए और इस तरह का बयान संजय निषाद जो है वो देते हुए नजर आए हैं। डॉक्टर संजय निषाद कई ट्रांसफरों को निरस्त कर चुके हैं। साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो पॉलिसी है उसके तहत ट्रांसफर किए जाने चाहिए और इसी के आधार पर जो ट्रांसफर हुए हैं उनको डॉक्टर संजय निषाद ने निरस्त किया है, रद्द किया है और साफ तौर पर यह कहा कि ये पॉलिसी के आधार पर ही ट्रांसफर होने चाहिए और किसी भी वैधता के आधार पर ट्रांसफर नहीं किया जाना चाहिए। डॉक्टर संजय निषाद लगातार ट्रांसफरों को निरस्त करते हुए यानी कि रद्द करते हुए नजर आए हैं। एक और बड़ी खबर आगरा से आ रही है जहां पर मूंछों को लेकर आरक्षी को जो है वो इनाम मिलता हुआ नजर आया। मूंछों को लेकर सिपाही आरक्षी को इनाम मिला है और एसएसपी ने मुख्य आरक्षी को इनाम दिया है, यानी कि मूंछों को लेकर भी अब इनाम जो है वो दिया जा रहा है। 2000 रुपए का एसएसपी साहब ने मुख्य आरक्षी को जो है वो इनाम दिया। इससे पहले भी पुलिस विभाग में मूंछों को लेकर हमेशा से चर्चाएं होती रही है कि आखिर मूंछे हो तो फिर किस प्रकार की रखी जाए और इस बार आगरा से यह खबर जहां पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने 2000 रुपए का आरक्षी को इनाम दिया है और सिर्फ इनाम इस वजह से दिया है कि जो मूंछें हैं वो उनकी पुलिस विभाग को सूट करती हुई नजर आई हैं और इसके तहत एसएसपी साहब ने खुश होकर आरक्षी को यह तोहफा दिया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं आगरा से जहां पर एसएसपी साहब जो है 2000 रुपए का इनाम भेंट करते हुए आरक्षी को नजर आ रहे हैं और अपनी मूंछों की वजह से आरक्षी जो है इस वक्त आगरा पुलिस लाइन में सुर्खियों का विषय बने हुए। कप्तान साहब ने खुश होकर इस आरक्षी को जो है 2000 रुपए का इनाम दिया है और बड़ी मेहनत से आरक्षी जो है वो ड्यूटी पे तैनात रहता है और उसके साथ ही साथ खुश होकर और मूंछों को लेकर एसएसपी साहब उसको इनाम देते हुए नजर आए हैं। चंदौली से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर डीएम ने औचक निरीक्षण किया और औचक निरीक्षण के बाद शिकायतों पर डीएम जो है वो आक्रामक रुख अपनाते हुए नजर आए। डीएम ने शाहबाजगंज ब्लॉक नबी पीएससी का औचक निरीक्षण किया और आधा दर्जन कर्मचारी वहां पर अनुपस्थित पाए गए हैं। इससे पहले भी चंदौली में सरकारी विभाग में काफी लापरवाहियां देखने को मिलती रहती हैं और औचक निरीक्षण करने पर डीएम साहब, जिला अधिकारी साहब जो है वो मजबूर होते हुए नजर आए और उन्होंने जब औचक निरीक्षण किया तो आधा दर्जन से ज्यादा जो कर्मचारी हैं वो वहां पर अनुपस्थित पाए गए हैं और पूरा एक दिन का जो वेतन है वो काटने के लिए जिला अधिकारी ने कहा है और आगे वार्न किया है कि अगर इस तरह की लापरवाही बढ़ती जाएगी तो एक एक को नहीं बख्शा जाएगा और हर एक कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद रहे और वक्त से यहां पर पहुंचा जाना चाहिए। उधर गोंडा जिले की कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने कानून व्यवस्था में सुधारने के लिए जिले के 4 निरीक्षक और 24 उप निरीक्षकों को तबादला करा। आपको बताएं कि गोंडा के इस वक्त आकाश तोमर कप्तान बनाए गए हैं और उसके बाद लगातार वो कानून व्यवस्था को लेकर एक पहल करते हुए नजर आ रहे हैं और गोंडा के अंदर कानून व्यवस्था के साथ कोई भी खिलवाड़ ना हो उसको लेकर एएसआई और एसआई के लगातार कप्तान साहब ट्रांसफर करते हुए नजर आए हैं।
उधर उत्तर प्रदेश से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग जो है वो अलर्ट भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है। लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य विभाग मंकी पॉक्स के 2 मामले निकलकर सामने आए हैं और देश में सामने आने के बाद लगातार लखनऊ एयरपोर्ट अथॉरिटी भी जो है वो अलर्ट हो चुका है और यात्रियों की लगातार जांच की जा रही। आपको बताएं कि इससे पहले भी ये मामले जो है वो चीन में देखे गए थे और उसके बाद लगातार ये प्रयास किया जा रहा था। जिस तरह से कोरोना का वायरस पूरे देश के अंदर बढ़ा है, मंकी पॉक्स का वायरस इस तरह से ना बढ़े और इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने अपनी टीम का गठन किया और लगातार सलाहें दी जा रही है कि किस तरह से आपको जमीनी स्तर पर उतरकर हर एक पहलू को लेकर सजग रहना होगा और प्रभावित देश और राज्यों की यात्रा नहीं करनी होगी। आगरा एसएसपी की भी एक बड़ी कार्रवाई निकलकर सामने आई है, जहां पर प्रभारी निरीक्षक लाइन हाजिर कर दिए गए हैं और पीड़ित किसान ने शिकायत की थी। आपको बताएं, ट्यूबवेल चोरी के मामले को लेकर यह शिकायत की गई थी और इसके बाद एसएसपी साहब लगातार कड़े एक्शन लेते हुए नजर आए। पीड़ित किसान ने जैसे ही शिकायत की, ट्यूबवेल चोरी की शिकायत जैसे ही कप्तान साहब से की, रिपोर्ट नहीं लिखने का सीधा आरोप जो है वो उस एसआई पर लगता हुआ नजर आया और एसएसपी साहब ने लगातार कार्रवाई करते हुए प्रभारी निरीक्षक को लाइन हाजिर किया और पीड़ित किसान की लगातार जो शिकायत थी उसको लिखने के लिए और उसका समाधान करने के लिए भी आदेश पारित किए हैं। आगरा की यह खबर है, जहां पर एसएसपी साहब पीड़ित किसान की शिकायत को लेकर काफी नाराज होते हुए नजर आए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर कोई भी किसान या गरीब तबका अपनी शिकायत को लेकर आता है तो उसका जल्द समाधान होना चाहिए और उसको लेकर हर एक को अलर्ट रहना होगा। उधर आगरा में एक रोडवेज कर्मचारी की और प्राइवेट बस चालकों की वसूली का एक वीडियो निकलकर सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से लगातार वायरल होता जा रहा है, जिसमें कर्मचारियों की प्रति बस के हिसाब से 200 रुपए की मांग करते हुए सुनाई दे रहे हैं और ऑडियो में वसूली कर रहे कर्मचारियों का नाम द्रोणपाल सिंह बताया जा रहा है। आपको बताएं कि खुद को नदीपुर विधायक का भाई ये बता रहा है। हालांकि इस ऑडियो के वायरल होने के बाद कर्मचारियों का ट्रांसफर दूसरे बस स्टेशन पर कर दिया गया है। खूब जोर से रिकॉर्ड कर ले। आप कह रहे 200 लगेगा ऐसे? इनको दो या मत दो, बिल्कुल मत दो इनको पैसे। ये कुछ नहीं गौर पा रहे, ऊपर बुलडोजर जेसीबी तैयार है गांडुओं के लिए। ठीक है, मैंने अपने भाई को विधायक ऐसे नहीं बनाया है नदीपुर से, और मैडम को एमएलसी आगरा से यो नहीं बना रहा हूँ। दूसरी सी कहानी है, साफ शब्दों में एक ही शासन एक ही सुशासन। पार्टी के आदमी हो तो पार्टी बन के रहो बस। स्पेशल में बता दिए, गाड़ी तुम्हारी वही निकलेगी यहाँ से जो 200 रुपए का चढ़ावा चलाएगी। 300 हो जाएंगे, कल से 300 हो जाएंगे अगर आज से 200 नहीं मिले तो। बस तुम्हें सोची बता रहा हूँ, जिससे बात करनी है उससे कर लो साले से, बस साफ शब्दों में कहानी है। दी एंड। मेरा बुलडोजर और जेसीबी दोनों तैयार है। उधर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 18 आईपीएस अधिकारियों को जो है वो नई तैनाती दे दी गई है और स्वामी प्रसाद डीआईजी विशेष जांच प्रकोष्ठ बनाए गए। आपको बताएं, योमित्री यादव डीआईजी 112 लखनऊ में तैनाती की गई है और स्वामी प्रसाद को भी तैनाती दी गई है। और साथ ही साथ 18 आईपीएस अधिकारी इंटेलिजेंस में भी जो है वो तबादले किए गए हैं और ये लखनऊ से है, जहां पर 18 आईपीएस अधिकारियों को तबादला किया गया और साथ ही साथ स्वामी प्रसाद डीआईजी विशेष जांच प्रकोष्ठ बनाए गए हैं और सौमित्री यादव डीआईजी 112 लखनऊ पर तैनाती की गई है। और इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्थाओं को लेकर लगातार आईपीएस और आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर होते ही रहते हैं और उसी कड़ी में 18 आईपीएस अधिकारियों के यहां पर ये ट्रांसफर हुए हैं और बड़े पैमाने पर जो है वो ट्रांसफर सरकार करती हुई नजर आई है। उधर मेरठ में तेज रफ्तार का कहर जो है वो देखने को मिला, जहां पर कार ने एक महिला कांवड़िया को टक्कर मारी है और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नगर निगम का ड्राइवर भी इस हादसे में जो है वो
घायल हुआ। महिला कांवड़िया को दिल्ली रेफर कर दिया गया है और ड्राइवर पुलिस कर्मी मौके से फरार हो चुका है। आपको बताएं कि कांवड़ियों और निगम कर्मचारियों ने हंगामा भी किया है और ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं मेरठ से, जहां पर तेज रफ्तार का कहर जो है वो देखने को मिला। कार ने महिला को टक्कर मारी, महिला कांवड़िया को टक्कर मारी और नगर निगम का ड्राइवर भी इस हादसे में घायल हुआ। महिला को दिल्ली रेफर कर दिया गया है और कांवड़ियों और निगम कर्मचारियों के बीच जो है वो हंगामा भी देखने को मिला। इसके बाद महिला को जो है रेफर किया गया और ये बड़ी दुर्घटना जो है वो होती हुई नजर आई है, जहां पर महिला को टक्कर लगी है और उसके बाद महिला की स्थिति जो है वो नाजुक बनी है, जिसको लेकर उसको रेफर आगे किया गया है। उधर फतेहपुर सीकरी का शाही स्मारक बिना रखरखाव के चलते जर्जर होता हुआ नजर आ रहा है और यहां तक कि इस ऐतिहासिक इमारत की दीवारों पर पेड़ और पौधे उग आए, जिसके कारण अब यहां पर ऐतिहासिक इमारत खत्म होने की कगार पर पहुंच गई है। लेकिन इसके बावजूद प्रशासन की तरफ से इमारत की मरम्मत करने के लिए कोई भी इंतजाम अभी तक नहीं किया गया है। ये शाही स्मारक है और ये कहीं ना कहीं उपेक्षा का लगातार शिकार होता हुआ नजर आ रहा है। इसकी मरम्मत को लेकर कोई भी प्रयास नहीं किए जा रहे हैं और तस्वीरें साफ तौर से ये बयां कर रही हैं किस तरह से इस शाही स्मारक के ऊपर पेड़ उगते हुए नजर आ रहा है। लेकिन जिला स्तर पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके कान पर जू रेंगती हुई नजर नहीं आ रही है और इसका रखरखाव जो है वो सही ढंग से नहीं हो पा रहा। यहां तक कि दीवारों पर भी जो है पेड़ उगने लगे हैं और उसको लेकर काफी चिंताएं जो है वो इस स्मारक की लगातार बनती जा रही है कि आखिर ये जो धरोहर है इसको सुधारने और संवारने के लिए जिला स्तर पर कोई भी तैयारियां क्यों नहीं की गई हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी के सांसद साक्षी महाराज का एक विवादित पोस्ट निकलकर सामने आया है, जहां पर साक्षी महाराज ने मस्जिद को लेकर हिंदुओं को चेताया, हिंदुओं के मजार पर जाने को लेकर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं और देश में 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग के साथ साथ 52 शक्तिपीठ है। साक्षी देश में 7 पुरी और 108 सिद्धपीठ हैं और अनेकों दिव्य मंदिर भी हैं। यानी कि बड़ी खबर यहां पर साक्षी महाराज की निकलकर सामने आ रही। मस्जिदों को लेकर हिंदुओं को चेताते हुए नजर आए हैं और हिंदुओं के मजार पे जाने को लेकर भी उन्होंने सवालिया निशान खड़ा किया है। देश में 7 पुरी हैं और 108 जो हैं तमाम ऐसे मंदिर हैं जहां आप जा सकते हैं और इन तमाम बातों को लेकर साक्षी महाराज अब एक अपना विवादित बयान देते हुए नजर आए, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर देश में 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग और 52 शक्तिपीठ हैं और इस तरह का ट्वीट जो है ये सामने निकलकर सामने आए। ये डॉक्टर साक्षी महाराज जी का ये ट्वीट है जिस पर साफ तौर पर लिखा है, जिस राष्ट्र में 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, 52 शक्तिपीठ, 7 पुरी, 108 सिद्धपीठ, अनेकों दिव्य मंदिर हैं, फिर भी हिंदुओं की मजार जाना आखिर क्यों पड़ता है। इस ट्वीट के बाद जो है अब आगे किस तरह से विपक्ष जो है वो घेरता हुआ नजर आएगा, किस तरह से जो साक्षी जी हैं वो सफाई देते हुए नजर आएंगे। फिलहाल ये विवादित पोस्ट जो है वो ट्विटर हैंडल से साक्षी महाराज ने किया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की ओर से 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं और रिजल्ट आने के बाद छात्र छात्राओं में खुशी का माहौल देखने को मिला। छात्र और छात्राएं जो है डिजी लॉकर में रिजल्ट चेक कर सकते हैं और सीबीएसई रिजल्ट इस बार भी छात्राओं में बाजी मारते हुए नजर आई। परीक्षा की अगर बात की जाए तो 94.54% छात्राएं, 91.25% छात्र पास हुए। जवाहर नवोदय विद्यालय का रिजल्ट 98.93% रहा, वहीं केंद्रीय विद्यालय का रिजल्ट 97.04% रहा। इस साल रिजल्ट में सभी जोन के त्रिवेंद्र में सबसे आगे और सबसे ऊपर नजर आ रहे हैं और आपको बताएं कि सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट को लेकर छात्र लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और अनिश्चितता और स्थिरता से जूझते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ लगातार ये दुआएं कर रहे थे कि हमारा रिजल्ट बेहतर हो और नवंबर-दिसंबर 2021 में आयोजित सीबीएसई की परीक्षा के बाद अब ये रिजल्ट आता हुआ नजर आया है।
आपको बताएं कि ये सीबीएसई के छात्र छात्राएं हैं जो खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं और इससे पहले भी काफी छात्र छात्राएं जो है वो दुआएं और मुरादें मांगते हुए नजर आ रहे थे कि हमारा रिजल्ट जो है वो बेहतर जाना चाहिए। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि यहां पर इस बार भी छात्राएं बाजी मारती हुई नजर आई हैं और रिजल्ट में छात्राओं ने फिर से बाजी मारी। पिछले साल की तरह इस साल भी छात्राएं जो है वो छात्रों से आगे निकलती हुई नजर आई हैं और रिजल्ट घोषित होने के बाद छात्र और छात्राएं दोनों ही काफी खुश होते हुए नजर आए। ये लखनऊ की आप तस्वीर देख रहे हैं जहां पर ये बच्चे जो हैं वो बेपनाह खुश होते हुए नजर आ रहे हैं और उनको उम्मीद थी कि हमारा रिजल्ट बेहतर होगा और उसी के अनुसार इनका रिजल्ट बेहतर आया। आपको बताएं कि छात्राएं जो हैं वो 90% से भी ज्यादा अंक और पास होने में कामयाब हो पाई हैं और इससे पहले भी छात्राएं जो हैं वो लगातार कोशिश करती रहती हैं और इस बार भी उनकी कोशिश कामयाबी की तरफ जाती हुई नजर आई। केंद्रीय और सरकारी विद्यालयों के रिजल्ट भी काफी अच्छे रहे और उसी के अनुसार आगे की तैयारी और आगे का सीबीएसई बोर्ड तैयारी करता हुआ भी नजर आएगा। रिजल्ट के बाद छात्र और छात्राएं जो है वो काफी खुश हैं। त्रिवेंद्रम जोन जो है इसमें सब में आगे बना हुआ है। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं का रिजल्ट जो है वो घोषित कर दिया है और घोषित करने के बाद छात्राओं ने इस 12वीं के रिजल्ट में नतीजों में एक बार फिर से बाजी मारी है और काफी बच्चों के अलग अलग अपने सपने हैं और लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि आगे चल के भी हमारा इसी तरह से जो भविष्य है वो उज्जवल होता हुआ नजर आए और खुशी जो है वो आप साफ तौर पर इन बच्चों के चेहरों पर देख सकते हैं कि किस तरह से उनके 12वीं के रिजल्ट आने के बाद ये खुशी को जाहिर करते हुए भी नजर आ रहे हैं। जब ये 12वीं का रिजल्ट घोषित हुआ उसके बाद लखनऊ के स्कूल में ये छात्र छात्राएं जो है वो खुशी और जश्न मनाते हुए नजर आए हैं। चलिए सीधे आप लेकर चलते हैं जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो संबोधित कर रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि पूरे देश के अंदर जल की एक एक बूंद के संरक्षण के साथ ही जल के उचित प्रबंधन के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष भूजल सप्ताह के रूप में आयोजित करती है। 16 जुलाई से लेकर के 22 जुलाई के बीच में आयोजित हो रहे इस भूजल सप्ताह के दौरान 17 जुलाई को लखनऊ से 10 जनपदों की 550 ग्राम पंचायतों यानी 26 विकासखंड और 550 ग्राम पंचायतों के लिए भूजल रथ का शुभारंभ करने का भी अवसर मुझे प्राप्त हुआ और आज इस समापन समारोह में इस क्षेत्र में कार्य करने वाले विशिष्ट महानुभावों को सम्मानित करने का भी अवसर मुझे प्राप्त हुआ। मैं इस अवसर पर उन्हें बधाई देता हूं और भूजल के लिए कार्य करने वाले, जल संरक्षण उसके उचित प्रबंधन के लिए कार्य करने वाले उन सभी महानुभावों का जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भागीदारी के माध्यम से इस कार्यक्रम। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें और खबर के साथ।